तो चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र पर। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है और यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र भी बचपनावस्था या किशोरावस्था की शैक्षिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, यहाँ पे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं चलती हैं, यानी सीखने सिखाने का कार्यक्रम चलता है। तो क्या एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक सीमित समय तक ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं चलती है? क्या वे बचपनावस्था और किशोरावस्था की सीमित रहता है? नहीं, बल्कि यह जो है एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलता है। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक पूरे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा और व्यापक होता है। सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत ही व्यापक होती है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके साथ चलती है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है और इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक है। और इस शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा एवं शिक्षार्थी से संबंधित जितने तरह के पक्ष हो सकते हैं उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में जो सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस में यानी शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा और सीखने वाले के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है और इस संबंध में जितने सारे पक्ष होते हैं उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र का वर्णन लिंडग्रेन के अनुसार हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप है, सीखने की परिस्थिति है, मापन एवं मूल्यांकन है और निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो ये सभी 5 जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है और इन 5 पर आगे हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहला है शिक्षार्थी यानी द लर्नर। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की भूमिका जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो तब तक संपन्न नहीं हो सकती है जब तक कि वर्ग में यानी क्लासरूम में शिक्षार्थीगण उपस्थित ना हो। क्योंकि शैक्षिक प्रोसेस यानी कि जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है वो एक स्टूडेंट के बिना अधूरा होता है। यहाँ स्टूडेंट का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं रहेंगे। शिक्षार्थी के विकास का अध्ययन करते समय शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थियों के कुछ खास विकास जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामवेगिक विकास, सामाजिक विकास आदि पर अधिक बल डाला जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी क्षेत्रों में शिक्षार्थियों से संबंधित समस्याओं तथा उनसे संबंधित निदान का भी अध्ययन किया जाता है, ताकि शिक्षा की जो प्रक्रिया को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षार्थियों का विशेष अध्ययन किया जाता है या शिक्षार्थियों को विशेष महत्व दिया जाता है और इसलिए उनके विकास का अध्ययन करते समय उनके शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामवेगिक और सामाजिक विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इन सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी क्षेत्रों में शिक्षार्थी से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, इन पर विशेष अध्ययन किया जाता है, ताकि शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक बन सके। तो पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षार्थी पर बात किया। अब हम शिक्षार्थी के सीखने पर बात करेंगे। इसलिए दूसरा है सीखने सिखाने प्रक्रिया का स्वरूप, नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाकर नए नए संप्रतियों को सीखते हैं तथा अपनी चिंता प्रक्रिया को पुनर्संगठित करते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो छात्र होते हैं वे अपने व्यवहारों में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपनी जो चिंता संबंधी जो प्रक्रिया है उसे वे संगठित कर पाते हैं। सच्चाई यह है कि शिक्षार्थी सीखते समय जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उसे सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि वो सीखने के दौरान छात्र जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वे सभी सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है।
लिखना, बातचीत करना आदि कुछ इसी तरह के प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। सीखने की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिनका अवलोकन सीधे तो नहीं किया जा सकता, परंतु वे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया पर अधिक से अधिक प्रभाव डालती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ कहा जाए तो शिक्षार्थी जो सीखने की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें सीखते हैं वे सीखने के प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। जैसे उनका लिखना, उनका पढ़ना, बोलना, बातचीत करना, ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, ये सीखने के अंतर्गत ही तो आती है। और साथ ही इन प्रक्रियाओं में चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मरण तथा विस्मरण आदि ये सभी जो ये प्रमुख हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में इन दोनों तरह के सीखने की जो प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करके शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण शिक्षा लेने का एक उचित माहौल तैयार करता है। देखिए यहाँ पे दो तरह की सीखने की प्रक्रियाओं की बात की गई है। पहला जिसमें लिखना, बोलना, बातचीत करना, पढ़ना ये सभी आते हैं और दूसरे प्रक्रिया में चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मरण तथा विस्मरण ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों तरह की प्रक्रियाओं को शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। और सीखने की ये जो प्रक्रिया है इन सभी प्रक्रियाओं का शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करते हैं, छात्रों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए एक उचित इन्वायरमेंट उनके लिए तैयार कर सके। तो आगे हमने सीखने के स्वरूप को जाना। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे कार्य क्षेत्र पर जिसका नाम है सीखने की परिस्थिति, द लर्निंग सिचुएशन। शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र सीखने की परिस्थिति है जिसमें सीखने की जो प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ सीखने की परिस्थिति को शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा कार्य क्षेत्र माना गया है जिसमें सिखाने की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें शिक्षक की मनोवृत्ति, वर्ग या क्लास की परिस्थिति, स्कूल की सांवेगिक आबोहवा आदि ये सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यानी कि सीखने की जो परिस्थिति, जो सिचुएशन आती है जिसके अंतर्गत टीचर्स के जो मनोवृत्ति, जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, क्लासरूम के जो सिचुएशन होता है, स्कूल की जो आबोहवा होती है, ये सभी चीज़ें यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन सभी कारकों से सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है। दूसरी तरफ सीखने की परिस्थितियां अगर ऐसी होंगी जिसमें शिक्षक की मनोवृत्ति का प्रतिकूल नहीं होगा, वर्ग का कमरा जो साफ सुथरा नहीं रहेगा, बैठने की जगह बेतुकी होगी या स्कूल की सांवेगिक जो आबोहवा है वो गर्म होगी, तो ऐसे में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो अधिक अर्थपूर्ण या लाभप्रद नहीं हो पाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में इस तथ्य का भी पता लगाना शामिल होता है कि किन किन परिस्थितियों में, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंदर इन चीज़ों को भी पता लगाया जाता है कि किन किन परिस्थितियों में हम सीखने सिखाने के कार्यक्रम को कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सीखने की परिस्थितियों को भी शामिल किया जाता है। अब चौथा है मापन एवं मूल्यांकन। देखिए सीखने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसका मापन और मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इनका इवेल्यूशन किया जाना चाहिए और इसलिए मेजरमेंट और इवेल्यूशन को, मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा उनका मूल्यांकन पर विशेष जोर डालता है। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, उसकी अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की मापन की जाए तथा उनकी उपलब्धियों का सही सही मूल्यांकन किया जाए। यानी यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत स्टूडेंट के एजुकेशनल अचीवमेंट के मेजरमेंट और उसके एवोल्यूशन पर विशेष जोर इसलिए दिया गया है ताकि इससे छात्रों की बुद्धि, उनकी अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सके और इसके लिए उनका मापन और उनका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल डाला जाता है ताकि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद हो सके। यानी यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मेजरमेंट और इवेल्यूशन की इसलिए महत्वपूर्ण विशेष बल डाला गया है ताकि इससे जो शिक्षा है वो अर्थपूर्ण हो यानी मीनिंगफुल हो और ज़्यादा लाभप्रद हो सके। अब शिक्षा मनोविज्ञान का पांचवा कार्य क्षेत्र है निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य यानी गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। जब मापन और मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र संपन्न हो जाता है तो इसके बाद शिक्षार्थियों के निर्देशन और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष बल डाला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में निर्देशन तथा शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता बताई गई है।
यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को निर्देश देना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को पर विशेष महत्व बताया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है। और यहाँ निर्देशन के 3 स्तर बताए गए हैं: व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन वो होता है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, और शैक्षिक निर्देशन क्या होता है जिसमें शिक्षा से संबंधित गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, और व्यावसायिक निर्देशन होता है जिसमें व्यवसाय से संबंधित निर्देशन प्रदान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों प्रकार के निर्देशनों का उचित प्रबंध करके शिक्षार्थियों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल समायोजन करने में मदद करता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, इन तीनों क्षेत्र में उनका विकास करता है, ठीक है, उन तीनों क्षेत्र में उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि छात्र जो है अपने अपने अनुसार अपने अनुकूल समायोजन समाज में अपना समायोजन कर पाते हैं। और इसके साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने संबंधित तथ्यों को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर शिक्षा को अधिक से अधिक अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी के मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन को इस क्षेत्र में शामिल इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके। और इस तरह स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत है। तो इस तरह आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, जिससे शिक्षा से संबंधित शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक इन सभी को यहाँ शामिल करता है, उनकी ज़रूरतों को शामिल किया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है।